नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थ्रू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद हमने जब अपना संविधान बनाया, देश को आज़ादी मिली और संविधान बनाया, तो हमने इंडिया को एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में बनाया कि हम हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमने भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में बनाया। यानी इसमें हमने लोगों को राइट टू वोट प्रोवाइड किया हमारे संविधान के द्वारा। अच्छा, आज़ादी के पहले क्या कंडीशन थी? तो आपको पता है कि ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश रूल में भी इलेक्शन होते थे। 1935 का इलेक्शन, 1945 में इलेक्शन हुए और इंडिपेंडेंस के पहले जो इलेक्शन हुए, अगर आप उसमें देखेंगे तो केवल 10% लोगों को राइट टू वोट था। और जब हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया तो दुनिया के देशों ने प्रश्न चिन्ह लगाया। उनको ये लगा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उनको लगा कि काफी बड़ा देश है, इलिटरेट लोग हैं और वो डेमोक्रेसी को समझ नहीं पाएंगे और हमारे लोग जो है वो डेमोक्रेसी को रन नहीं कर पाएंगे या उसे चला नहीं पाएंगे। लेकिन पहला जो इलेक्शन हुआ 1951 में, इसे हम एक ग्रेट अचीवमेंट के रूप में देख सकते हैं। उसमें हमारे पास न तो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट थे, न मशीनरी थी। इसके बावजूद भारत सरकार ने एक सफल निर्वाचन कराया और उसके बाद लगातार वो प्रक्रिया चल रही है और हमारा देश जो है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के रूप में सरवाइव कर रहा है। आज अगर हम सोचें तो कई सारी कमियां निकलेंगी, लेकिन जिस दौर से निकलकर हम यहाँ तक पहुँचे तो वो भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यह उपलब्धि, इसका जो बेस है, वो बेस हमने बनाया क्या था? तो अगर आप उसको देखेंगे तो संविधान के द्वारा इसका आधार बनाया गया एडल्ट यूनिवर्सल सफ्रेज, यानी सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, जो राइट टू वोट प्रोवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इस राइट टू वोट के द्वारा हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी गई। यानी लोकतंत्र का अगर आधार अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र का आधार है क्या? मतदान का अधिकार या मतदान, राइट टू वोट। वैसे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया इसको लेकर, प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि राइट टू वोट जो है किस प्रकार का राइट है। तो लोगों ने इसको माना कि इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार है ये। और यूपीएससी ने भी अपनी आंसर की में इसको संवैधानिक अधिकार ही माना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में इसे आर्टिकल 19 के थ्रू एक फंडामेंटल राइट के से रिलेट किया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार राइट टू वोट जो है वो एक मौलिक अधिकार है और इसको आर्टिकल 19 से रिलेट किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी का जो मेन पिलर है राइट टू वोट, तो राइट टू वोट ठीक है कि इसने इसकी हमारे डेमोक्रेसी को इसने मजबूती दी, स्ट्रेंथ दी और इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी जो है वो सरवाइव कर रही है और लोग अपने द्वारा चुनी हुई सरकार का गठन करते हैं। लेकिन केवल ये पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में जो हम राजनीति में देख रहे हैं, अगर आप इस समय की संसद को देखें या राज्यों की विधानसभाओं को देखें, तो पार्लियामेंट की बात मैं अगर आपसे करूं तो 1/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। यानी इनका जो बैकग्राउंड है वो आपराधिक पृष्ठभूमि का है। और अगर आप इस समय स्टेट वाइज भी देखें तो हर स्टेट में आपको लगभग ये रेशियो मिलेगा 30 से 35% जो माननीय है रिप्रेजेंटेटिव्स, दे वर क्रिमिनल्स अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बात है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कैसे होगा? ये होगा थ्रू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं
इस रिफॉर्म्स के, क्योंकि इसमें अगर आप अपेक्षा करें कि राजनीतिक दल इतने सभ्य हो जाएंगे कि वे स्वयं इन समस्याओं का समाधान करेंगे और एक स्वच्छ छवि का व्यक्तित्व आएगा नेतृत्व करने के लिए, तो ये एक कल्पना है, इसकी अपेक्षा करना बेमानी है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो इस संदर्भ में समय समय पर, जैसा कि उसने अपने निर्णयों के द्वारा लोकतंत्र को और मजबूत करने और निर्वाचन को निष्पक्ष बनाने की पूरी कोशिश की है, इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर भी हम भरोसा कर सकते हैं। उसने भी समय समय पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है और इन समस्याओं के समाधान की कोशिश की है। और वर्तमान में सरकार भी है, जहाँ तक मुझे लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षा फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी से करना कंप्लीट रिफॉर्मेशन की वो संभव नहीं है। तो ये होगा कैसे? सबसे पहले होना क्या क्या है, देखिए, वैसे इलेक्शन का प्रोसीजर भी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 325 टू आर्टिकल 329 ये डील करता है इलेक्शन से, इलेक्शन प्रोसीजर और इलेक्शन कमीशन। इसमें आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात करता है कि इलेक्शन कमीशन होगा और ये इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम करेगा और भारत में होने वाले सारे निर्वाचनों को ये लीड करेगा। इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के निर्वाचन शामिल नहीं है, क्योंकि उनके निर्वाचन कराए जाते हैं किसके द्वारा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन बाकी सारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर के बारे में हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उतने अदर कमिश्नर होंगे जितने समय समय पर इलेक्शन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाए। वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन में ये 3 मेंबर्स होते हैं, यानी इट इज ए 3 मेंबर कमीशन। तो आर्टिकल 324 में इसकी बात की गई है। 325 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें इलेक्टोरल रोल की बात की गई और ये कहा गया है कि एक जनरल इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी इसमें लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। केवल एक ही बेस होगा, एडल्ट यूनिवर्सल सफ्रेज, यानी अगर जिनका आयु 18 वर्ष हो चुकी है और जिनके ऊपर कोई ऐसा रोक नहीं है कि वो जिनका नाम दर्ज नहीं हो सकता, उन सभी के नाम इलेक्टोरल रोल में इनरोल किए जाएंगे। और आर्टिकल 326 जो है ये राइट टू वोट और इसकी बात करता है कि जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है वो वोट करेंगे। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनकी बात मैं कर रहा था कि ये इलेक्शन के प्रोसीजर को कंडक्ट करने के लिए बनाया गया संविधान के द्वारा, ताकि हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हो सके। हम बात करने जा रहे हैं रिफॉर्म्स की। ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर की बात नहीं करने जा रहा, रिफॉर्म्स की बात करने जा रहा है। क्या रिफॉर्म्स हो और अभी कितने रिफॉर्म्स हो चुके हैं और अभी कितने होने हैं, कैसे हम एक स्वस्थ और एक ऐसे राजनीतिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जिसमें पढ़े लिखे सभ्य लोग, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग न जाएं। तो इन चीजों के बारे में निर्णय लेना है। अच्छा, इसमें जनता की भी भूमिका होगी, क्योंकि लोकतंत्र का जो संचालन है वो लोगों के द्वारा ही हो रहा है। लोग अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, अपने मतों का प्रयोग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं यही पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में पहुंचते हैं और जैसा व्यक्ति हम चुनेंगे और चुनकर वहां पर भेजेंगे उसी प्रकार का सिस्टम हमें दिखाई पड़ेगा। तो इसमें रिफॉर्म्स में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या होना चाहिए अभी। और सबसे पहले तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया जाए या होना चाहिए कि ये किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति को एज ए कैंडिडेट या एज ए पार्टी मेंबर ये इंक्लूड न करें। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को, अब ये स्वयं तो करेंगे नहीं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन या इलेक्शन कमीशन के स्टेप्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि इनके ऊपर इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाए कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को ये अपने पार्टी के उम्मीदवार के रूप में या पार्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरी चीज इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी पॉलिटिकल
केसेस हैं, एक टाइम पीरियड में, एक फिक्स टाइम पीरियड में इनको कंक्लूड किया जाए, यानी न्यायपालिका खुद एक गाइडलाइन बनाए। सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है अपने लिए, एक डायरेक्शन जारी कर सकता है सारे कोर्ट्स के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के ही अंडर में हाई कोर्ट्स और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो सबको उनके डायरेक्शंस मानने होते हैं। ये कर सकता है कि जो पॉलिटिकल केसेस होंगे उन केसेस को एक फिक्स टाइम पीरियड में, एक फिक्स टेन्योर में सॉल्व किया जाए। यानी ये जो पहला स्टेप है ये सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन के द्वारा तय किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी आ सकती हैं, वो भी इस संदर्भ में अपना एक स्टेप ले सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपराधी को टिकट नहीं देंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। आप शुरुआत अगर करें तो निश्चित रूप से स्वच्छ और ईमानदार व्यक्तियों के द्वारा भी आप सरकार का गठन कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आपकी पार्लियामेंट या असेंबली में 1/3 अपराधी को लेकर आप पहुंचे और सरकार बनाएं, क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति पहुंचेंगे वहां पे तो निश्चित रूप से आप उनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ये तीनों मिलकर ये तय कर सकते हैं कि किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति को वहां पर न भेजा जाए। इसके अलावा मैंने आपको जो दूसरा सजेशन दिया था, वो दूसरा सजेशन क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो राइट टू, जो एज ए कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो रहा है, तो जनता भी उसका बायकॉट कर सकती है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं या कुछ केसेस हैं, तो निश्चित रूप से जनता उसका बायकॉट कर सकती है, क्योंकि आपको वोट देने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि इसी को वोट देना, इस पार्टी को वोट देना, इस व्यक्ति को वोट देना। तो ये निर्णय जनता के द्वारा भी दिया जा सकता है कि वो ऐसे व्यक्तियों को या उम्मीदवारों को वोट न करें जो किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो। और एक मैंने और भी आपको बताया था कि जो भी केसेस हैं, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के केसेस हैं, इनका एक फिक्स टेन्योर में, फिक्स टाइम में उनका सोल्यूशन निकाला जाए। इसके अलावा एक चौथी चीज जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो एक्सपेंडिचर, जो लिमिट बना रखी है इलेक्शन कमीशन ने कि एक कैंडिडेट अपने इलेक्शन में कितना खर्च करेगा, ये स्टेट के आकार के बेस पर है। कहीं 40 लाख है तो कहीं 60 लाख है, इस स्टेट की पॉपुलेशन के आकार पर है ये। तो ये जो लिमिट बना रखी है, तो इसमें एक ड्रॉबैक है जो आपको बताने जा रहा हूँ। ड्रॉबैक ये है कि एक कैंडिडेट कितना खर्च करेगा ये तो बना दिया इन्होंने, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च करेगी इसकी इन्होंने कोई लिमिट नहीं बनाई। और जब इनकी ऑडिट होती है एक्सपेंडिचर की, तो पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चों की ऑडिट नहीं होती। ऑडिट किसकी होती है? केवल एक उम्मीदवार की होती है। तो कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो पार्टी करती है। अब ये सारा फंड कहां से अरेंज होगा, चाहे वो इलेक्शन के लिए जो भी खर्चे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो कहां से आएगा? तो इसके लिए फिर एक गठजोड़ स्थापित होता है। किसका? पॉलिटिशियन, क्रिमिनल प्लस कैपिटलिस्ट, यानी राजनीतिक लोग, अपराधी और पूंजीपति, इन तीनों का एक गठजोड़ खड़ा होता है। और ये गठजोड़ क्या करता है? ये पार्टी फंड के लिए और उम्मीदवारों के लिए पैसे को इकट्ठा करता है। अब इसका क्या सलूशन है? तो इसके लिए भी कुछ निर्णय लेने होंगे ताकि जो कैंडिडेट के इलेक्शन के जो खर्चे एक्सपेंडिचर है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ हो सकती है, अभी लॉकडाउन के फेज में आपने देखा कि ग्लोबल मीट हो रही है। जो भी मीट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? थ्रू द टेक्नोलॉजी। तो इलेक्शन के समय ये जो हजारों की भीड़ इकट्ठी करके जो कैंपेन की जाती है, इसमें भी जो लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं, कम से कम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। जो टेलीविजन पे डिफरेंट जो प्राइवेट चैनल्स होते हैं, इनमें जो इनका एडवर्टाइजमेंट्स आता है, इसकी भी लिमिट बनाई जा सकती है। इनके थ्रू जो है इन खर्चों को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर इन खर्चों को मिनिमाइज कर दिया गया तो भी हम क्रिमिनल बैकग्राउंड को, लोगों को पॉलिटिक्स में आने से रोक सकते हैं। कैसे? इलेक्शन लड़ने के लिए आज के समय में, जैसे मान लीजिए कोई ईमानदार व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जैसे मैं अपने आप को खुद ही मान लूँ,
अगर मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहूँ एज ए एमएलए या एज ए एमपी, तो मुझे पता है कि मेरे घर वालों और मेरे कुछ दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स के अलावा मुझे कोई वोट करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास 20, 25, 50 करोड़ रुपए नहीं है कि मैं अपना अच्छे से प्रचार करा पाऊँ और लोगों तक पहुँचूँ। तो लोग जो हैं वो भी क्या देखते हैं, उस प्रचार को देखते हैं और उसको लगता है, उसके बेस पर उनका एक निर्णय होता है कि व्यक्ति जीतने वाला है। उसकी वजह से होता क्या है कि वो व्यक्ति उस प्रकार के एक्सपेंडिचर करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस प्रकार की चीज़ों पे रोक लगा दी जाए, आज अगर आप देखें तो अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं तो टीवी पे डिबेट कराई जाती है। जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स होते हैं वो जगह जगह भीड़ इकट्ठा करके, लाखों हजारों लोगों को इकट्ठा करके उनके बीच में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि इसमें जो वेस्टेज होता है, जो बर्बादी होती है। आपको क्या लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट जब चुनाव जीत जाएगी तो रिकवर नहीं करेगी? और रिकवर कैसे होगा? वो रिकवर होगा थ्रू द करप्शन। फिर उसके बाद उन्हें अपराधियों को छूट देनी पड़ेगी कि आप जाओ कलेक्शन करो, कैपिटलिस्ट को छूट देनी पड़ेगी कि आप कलेक्शन करो। और इस तरीके से हम कभी एक ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट सिस्टम की कल्पना नहीं कर सकते। तो एक रिफॉर्म्स ये भी हो सकता है। अब ये करेगा कौन? इसके लिए तो मुझे लगता है कि जब तक सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी, और सरकार कानून क्यों बनाएगी? क्योंकि खुद ही वो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये थोड़ा सा जो है टफ सजेशन है, लेकिन ये भी अगर हो तो शायद इसमें भी काफ़ी कुछ कम कर सकते हैं। और एक चौथी जो सुझाव है इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस, यानी एक साथ अगर निर्वाचन कराए जाएं स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट के, तो इसके थ्रू भी काफ़ी एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस किया जा सकता है। सालों साल जो इलेक्शन कैंपेन चलाई जाती है, अभी आप देखिए ना, कोरोना काल चल रहा है, स्टेट्स की इकोनॉमी डाउन है, लोगों की इकोनॉमी डाउन है, लोग जॉबलेस हो चुके हैं। जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो वो माइनस में जाएगी या जीरो जाएगी, कोई ग्रोथ रेट नहीं होनी है। फिर भी आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए कि हर एक प्राइवेट चैनल पर इनके प्रचार शुरू हो गए। किस लिए चल रहा है ये प्रचार? कि हमने कोरोना काल को ऐसे डील किया, हमने ऐसे डील किया। ये जो एडवर्टाइजमेंट इनके चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? ये पैसे से चल रहा है। तो निश्चित रूप से अगर आप बेटर करोगे, परफॉर्मेंस आपका बेटर होगा, तो आपको ये लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं होगी, लोग स्वयं महसूस करेंगे। और जब लोग स्वयं महसूस करेंगे तो आपको सत्ता में आने के लिए उस प्रचार की आवश्यकता नहीं है, लोग स्वयं आपको वापस लाएंगे। यानी एक जो मेन जो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, वो ये है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं कैंडिडेट्स के, इनको मिनिमाइज कराया जाए, कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस लगाए जाए, कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जिसके थ्रू ये एक्सपेंडिचर मिनिमाइज हो। इस एक्सपेंडिचर के मिनिमाइज होने से कई सारे फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि हम जैसे व्यक्ति भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें इलेक्शन में, तो एज ए कैंडिडेट के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे जब सब हमारे जैसे ही खर्च कर रहे हैं, यानी खर्च नहीं कर रहे हैं, बिना खर्च के चुनाव लड़ रहे हैं, तो इक्वल एक बैकग्राउंड फील होगा। दूसरी चीज, जब वो नेता जो करोड़ों रुपए जिसने खर्च किए और खर्च करके जो है वो चुनाव जीत गया, तो आफ्टर इलेक्शन उसे लोगों को, जिन लोगों से उसने फंड रेज किया था, तो उन लोगों को छूट नहीं देनी पड़ेगी कि जाओ तुम जनता को लूटो। कोई भी पार्टी उसमें बची नहीं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ए टू जेड सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये फंड रेज कहाँ से करते हैं? आपको क्या लगता है कि कोई बड़ी खुशी से इन्हें डोनेशन देने जाता है? मैंने तो आज तक 1 रुपये नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी एक व्यक्ति इन पॉलिटिकल पार्टीज को 1 रुपये भी डोनेट करेगा। तो ये कहाँ से रेज करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि ये कैपिटलिस्ट से रेज करते हैं और ये अपराधियों को छूट देते हैं कि आप कलेक्शन करो हमारे लिए। तो ये भी एक स्टेप हो सकता है पॉलिटिकल और रिफॉर्म्स का, कि किसी भी तरीके से इन खर्चों को मिनिमाइज किया जाए ताकि हमें या इन लोगों को इलीगल कलेक्शन की आवश्यकता ही न रह जाए। तो ये कुछ सुझाव है। और सबसे मेन जो विपन है पॉलिटिकल और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, वो जनता के हाथ में। आप ऐसे कैंडिडेट को चुने ही ना जो आपराधिक पृष्ठभूमि का हो, जो निगेटिव पृष्ठभूमि का हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति
जो आपराधिक पृष्ठभूमि का है या बुरी पृष्ठभूमि का है, नेगेटिव पृष्ठभूमि का है, सत्ता में आने के बाद भी वो पब्लिक वेलफेयर के कारण ही करेगा। उसका फोकस जो होगा वो केवल पर्सनल बेनिफिट होगा और उसके लिए वो सारी मशीनरी को यूटिलाइज करेगा। तो जो हमारी डेमोक्रेसी का जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा नहीं होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस बड़े उम्मीद से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने एक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट किया था जो सिस्टम काबिल तारीफ था, कि उन लोगों ने हौसला किया कि वो डेमोक्रेसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम बढ़ भी रहे हैं और निश्चित रूप से काफ़ी सफल भी हैं। सारी पिक्चर नेगेटिव नहीं है, काफ़ी पॉजिटिविटी भी है, काफ़ी रिफॉर्म्स हुए भी हैं, ऐसा भी नहीं कि रिफॉर्म्स हुए ही नहीं हैं, लेकिन आगे इसमें और स्टेप लिए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपना ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का वीडियो जो है समाप्त करता हूँ और उम्मीद है कि आपके लिए लाभदायी होगा। अगला जो वीडियो मैं बढ़ाऊंगा वो जुडिशियल रिफॉर्म्स का होगा, क्योंकि जुडिशरी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वहाँ पर भी कई सारे इशूज़ हैं। क्योंकि अगर वहाँ के इशूज़ नहीं होते तो ऐसे अपराधी जिनके ऊपर 100 150 मुकदमे हैं वो ऐसे ही सरेआम नहीं घूम रहे होते। तो वहाँ पे क्या इशूज़ हैं उनकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपके लिए लाभदायी होगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें मेरा YouTube चैनल। नमस्कार।